इनेंशियोमर्स को जब भी मिक्स करते हैं तो दो टर्म्स जनरेट होती है, एक है रेसिमिक मिक्सचर और एक है स्कैल्मिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या है? मान लीजिए आपके सामने दो इनेंशियोमर है, दो कंपाउंड हैं जो दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर हैं। इनेंशियोमर होने की फर्स्ट कंडीशन क्या है और मस्ट कंडीशन क्या है कि वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, और वो भी नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो सपोज आपके सामने ये दो मिरर इमेज दे रखी है, दोनों इनेंशियोमर हैं, ये डी है और ये एल है। अगर इन दोनों को हम लोग 1:1 के रेशियो में मिक्स कर देते हैं, ठीक है, इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि जो डी इनेंशियोमर है, सपोज कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है, और ये लेवो रोटेटरी है, ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कंपनसेट करते हैं। तो एक्सटर्नल कंपनसेशन चलता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर का कंपनसेशन को हम बोलेंगे इंटरनल कंपनसेशन, जो हमने मीजो में पढ़ा था। उसमें एक ही मॉलिक्यूल में दो कार्बन ऐसे थे जो अलग अलग रोटेशन करना चाह रहे थे, वो इंटरनली एक ही मॉलिक्यूल में कंपनसेट करके फाइनली ऑप्टिकली इनएक्टिव बन रहे थे। यहाँ हम क्या कह रहे हैं, दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों इक्वल अमाउंट में हैं, दोनों इक्वीमोलर मिक्सचर है, 1:1 के रेशियो में है, तो ये दोनों लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं विथ सेम एंगल। ये अगर थीटा से घुमाना चाहता है प्लस थीटा से, तो ये माइनस थीटा से घुमाना चाहते हैं। दोनों में झगड़ा हो रहा है, एक्सटर्नल कंपनसेशन लग रहा है, और इसकी वजह से ऑप्टिकल इनएक्टिव मिक्सचर बनता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर बनता है। ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। अगर ये रेशियो 1:1 का ना हो और इसके अलावा कुछ भी हो तो हम उसको बोलते हैं स्कैल्मिक मिक्सचर, या इनेंशियोमेरिक एक्सेस जैसा वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, क्या वर्ड यूज़ करेंगे, स्कैल्मिक, स्कैल्मिक मिक्सचर, ठीक है। क्या मीनिंग है स्कैल्मिक मिक्सचर? इसका मीनिंग क्या है, जो इनेंशियोमर है उनका रेशियो 1:1 नहीं है, इक्वीमोलर रेशियो नहीं है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे मिक्सचर्स, कंपाउंड नहीं बोलेंगे, ऐसे मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि एक कम और एक ज़्यादा होगा। जैसे अभी ये अगर 50-50 हैं, 50-50 मॉलिक्यूल इसके हैं, 50 इसके हैं, 50-50, तो ये एक्सटर्नली एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। अगर ये 60-40 हुए, मान लीजिए 60-40, तो इसके 40 मॉलिक्यूल इसके 40 मॉलिक्यूल के इफेक्ट को तो नलीफाई कर देंगे, मतलब 40-40 एक दूसरे को एक्सटर्नली कंपनसेट कर देंगे। लेकिन इसके जो बचेंगे 20 मॉलिक्यूल बच जाएंगे ना, 60 में से 40 ने कंपनसेट कर दिया, 20 बच जाएंगे। उसकी वजह से मॉलिक्यूल ऑप्टिकली, जो मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव रह जाएगा और वो कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो रेसिमिक मिक्सचर, जो ट्रू रेसिमिक मिक्सचर होते हैं, वास्तविक रेसिमिक मिक्सचर, जिनमें 1:1 के रेशियो में मॉलिक्यूल हों, इनेंशियोमर 1:1 के रेशियो में हो, वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अगर मिक्सचर में रेशियो बदल दिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो इनएक्टिव मिक्सचर हो, ठीक है। तो एंगल ऑफ रोटेशन से फ़र्क पड़ता है। तो एंगल ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं कि वास्तव में होता क्या है एंगल ऑफ रोटेशन। दो टर्म्स हैं, एंगल ऑफ रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, जैसे हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमने जब ऑप्टिकल एक्टिविटी और ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जब शुरू किया था ना, तभी बात करी थी इस बारे में कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो मॉलिक्यूल घुमा सकता है, उस मॉलिक्यूल को हम ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल बोलते हैं, और जिस एंगल से घुमा रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो अगर किसी मॉलिक्यूल में से पास करी, यहाँ पे हमने एक मॉलिक्यूल फिल करा है, ये L लेंथ का एक क्यूब है, कितने लेंथ है, L सेंटीमीटर या L डेसीमीटर, वैसे बहुत छोटा वैल्यू लेंगे तो डेसीमीटर ज़्यादा अच्छा यूनिट होगा। तो L डेसीमीटर का एक क्यूब है, क्यूब नहीं है, एक इस तरह का कवेट बोलते हैं हम लोग, कांच की ट्यूब आती है छोटी सी, क्यूवेट, आप सर्च करना गूगल पे, फोटो दिख ही जाएगा आपको।
उसके अंदर हम लोग फिल करते हैं सॉल्यूशन को और उसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं। अब वो लाइट जब रोटेट होती है, जैसे मान लीजिए कि वो ऐसे हो गई, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा, इस थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। तो एक्चुअल में ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल जिस एंगल से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, नंबर ऑफ कॉलिजन्स, नंबर ऑफ कॉलिजन्स, कॉलिजन्स किस किस के बीच में हो रहे हैं, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो और यहाँ जो आपने सॉल्यूशन भरा हुआ है इसके मॉलिक्यूल के बीच में कितनी बार ये टकरा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि ये नंबर ऑफ कॉलिजन्स तो हैं, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेंगे। यहाँ जो सॉल्यूशन हमने भरा है उसकी कंसंट्रेशन और कितनी लेंथ है, क्योंकि मान लीजिए अगर ये जो चैम्बर हमने बनाया है ये दो लेंथ का मैं बनाऊँ, एक छोटा और एक बड़ा, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलिजन्स और इसमें नंबर ऑफ कॉलिजन्स अलग अलग होंगे। तो लेंथ पे भी डिपेंड करता है और कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है कि कितना आपने फिल करा है। ठीक है, तो लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू थीटा स्पेसिफिक, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेकर आएंगे, उसको मैं लिख रहा हूँ थीटा स्पेसिफिक और ये एल सी। तो थीटा स्पेसिफिक क्या हो गया, एक तरह से थीटा अपॉन एल सी। सेम चीज़ जो हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में करते हैं। अब इसकी स्पेसिफिक की डेफिनेशन बनानी है तो हम कहेंगे कि एंगल ऑफ रोटेशन व्हेन द पोलरिमीटर ट्यूब, ये जो ट्यूब लेंथ है वो 1 डेसीमीटर हो और कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर ml हो। दोनों की यूनिट यहाँ लिख देता हूँ, इसकी यूनिट हम लोग लिखेंगे किस में, हमेशा डेसीमीटर में, और कंसंट्रेशन की यूनिट हम लिखेंगे ग्राम पर ml में। अगर आपको मोलैरिटी में दिया होगा तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना, और लीटर भी होगा साथ में, क्योंकि ग्राम पर ml तो होती नहीं, मोलैरिटी होती है मोल पर लीटर, तो लीटर के लिए उसको 1000 से कर देना, है ना। और अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएंगे मोल्स। तो हमेशा ध्यान रखेंगे स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन जो होता है, स्पेसिफिक रोटेशन, उसका यूनिट, अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, डिग्री, डिग्री। ठीक है, डिग्री में ही होगा। तो एंगल ऑफ रोटेशन का यूनिट क्या हो गया, डिग्री, और स्पेसिफिक रोटेशन का यूनिट क्या हो गया, डिग्री पर डेसीमीटर इंटू ml और ग्राम इन्वर्स, बोल सकता हूँ ना, डिग्री dm इन्वर्स, ml इन्वर्स, ml और ग्राम इन्वर्स। ठीक है, दोनों की यूनिट यहाँ मैं एक बॉक्स बना के लिख देता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा बॉक्स, थीटा की यूनिट डिग्री हमेशा। ठीक है, और थीटा स्पेसिफिक, इसकी यूनिट होती है डिग्री dm इन्वर्स, ग्राम इन्वर्स और ml, ml ऊपर आ जाएगा, ग्राम इन्वर्स और ml, ये थीटा स्पेसिफिक की यूनिट होती है। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों टर्म समझ में आ गई, एंगल ऑफ रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, अब जब हमने दोनों इनेंशियोमर को अलग अलग रेशियो में मिक्स किया है तो एक नई टर्म आती है जो आपको मैंने बताई थी अभी, ये वाली टर्म, स्कैल्मिक मिक्सचर। स्कैल्मिक मिक्सचर को ही दूसरे मैथमेटिकल टर्म में हम बोलते हैं इनेंशियोमेरिक एक्सिस या ऑप्टिकल प्योरिटी। कौन सा इनेंशियोमर कितना ज़्यादा अमाउंट में है उसको हम बोल रहे हैं इनेंशियोमेरिक एक्सिस। तो अगर सॉल्यूशन में एक ही, इफ़ सॉल्यूशन है, मैं लिख देता हूँ, इफ़ सॉल्यूशन हैव ओनली वन इनेंशियोमर, इफ़ सॉल्यूशन हैव ओनली वन इनेंशियोमर, अगर एक ही इनेंशियोमर है देन इनेंशियोमेरिक एक्सिस विल बी 100%। ठीक है, अब अगर इसमें हम लोग कुछ मिक्स करते हैं, इफ़ वी ऐड अनदर इनेंशियोमर, एक ही इनेंशियोमर है उसी का दूसरा इनेंशियोमर, मतलब पहले हम डी की बात करें, अगर सॉल्यूशन में प्योरली डी है तो हम इनेंशियोमेरिक एक्सिस कहेंगे 100%। तो ये मैथमेटिकल टर्म है। स्कैल्मिक मिक्सचर में 1:1 रेशियो नहीं होता, ये बात तो फाइनल है। हम यहाँ बात कर रहे हैं बिल्कुल
प्योर हैं, जब 100% एक ही इनेंशियोमर है तो हम कहेंगे उसे ऑप्टिकली प्योर, ठीक है। और बाकी तो हम मिक्सचर कहेंगे ही। इफ़ वी ऐड अनदर इनेंशियोमर देन धीरे धीरे ये जो इनेंशियोमेरिक एक्सेस की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। इफ़ वी ऐड अनदर इनेंशियोमर, इनेंशियोमेरिक एक्सेस विल डिक्रीज, ठीक है, विल डिक्रीज। और फाइनली जब हमने दूसरा इनेंशियोमर भी उसी अमाउंट में मिला दिया, ठीक है, 50-50 कर दिया। जैसे मान लीजिए कि पहले ये 10 मोल थे, ठीक है, अब आपने जब 10 मोल प्योरली अकेला है तो हम कह रहे हैं 100% प्योर है, 100% इनेंशियोमेरिक एक्सेस है। दूसरे 10 मोल एक इनेंशियोमर था, उसके दूसरे इनेंशियोमर को हमने मिक्स करना शुरू किया, ऐसे 1 2 3 4 जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे इनेंशियोमेरिक एक्सेस वैल्यू कम होती जाएगी। 10 तक आ गए, जब 10 पर आ जाएंगे, जब दोनों मिक्स बराबर बराबर हो गए, दोनों इक्वल हो गए, एंड क्या लिख रहा था मैं, एंड व्हेन हम लोग ऐसी कंडीशन पे पहुंच गए हैं कि दोनों इनेंशियोमर बराबर बराबर आ गए हैं, एंड फाइनली फॉर द रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, ये आर लिखा है मैंने, हाँ, रेसिमिक मिक्सचर इनेंशियोमेरिक एक्सेस विल बी 0, ठीक है। 100% है, इसका मतलब ऑप्टिकली प्योरिटी है। 100 से थोड़ा कम होती जा रही है, दैट मीन्स दूसरा इनेंशियोमर भी मिक्स किया जा चुका है, और फाइनली 0। अब एक टेबल बना देते हैं जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए दोनों 50-50 है, सपोज कि डी और एल दोनों इक्वल अमाउंट में हैं, दोनों 50-50 है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, 100% रेसिमाइजेशन। क्या कहेंगे, 100% रेसिमाइजेशन। और एक्सेस में कौन है भैया, अगर आपसे पूछे कि कौन ज़्यादा है तो आप कहेंगे कोई नहीं, तो इनेंशियोमेरिक एक्सेस इज 0। और रोटेशन की बात करें तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, डू नॉट रोटेट। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो सॉल्यूशन है वो लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। मान लीजिए हम 60-40 करें तो इनेंशियोमेरिक एक्सेस कितना है, इसको आप सोचें ज़रा। एक 60 है, एक 40 है, तो रेसिमाइजेशन कितना होगा, तो रेसिमाइजेशन होगा 80%। इसके 40 के साथ रेसिमाइज करेंगे, इसके 40 से रेसिमाइज करेंगे, तो इसके कितने बचे, 20। तो इनेंशियोमेरिक एक्सेस कितना है, 20%। 20% कौन ज़्यादा है, डी ज़्यादा है। देखो कौन ज़्यादा लिखा मैंने, डी ज़्यादा है, और डी ज़्यादा है तो डेक्स्ट्रो रोटेशन होगा डी, ऐसे लिख देता हूँ प्लस, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। उल्टा कर देते हैं, सपोज कि 40-60 कर देते हैं, ठीक है, 40-60 कर देते हैं, तब भी रेसिमाइजेशन 80% है, तब भी इनेंशियोमेरिक एक्सेस भी 20% है, लेकिन रोटेशन क्या होगा, इस बार कौन ज़्यादा है, इसके 40 ने इसके 40 को ख़त्म कर दिया, फिनिश, टाटा बाय बाय। कौन बचा, 20%, 20 मोल्स या 20% कौन बचा, एल बचा। तो रोटेशन जो होगा वो एल के हिसाब से होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। इस तरह से सवाल कभी पूछ ले, मान लो अच्छा आपको कोई बोले कि 40% इनेंशियोमेरिक 40% एल ज़्यादा है, तो डी और एल कितने कितने होंगे, तो सोच के बताना। अगर 40% एल ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ एल ज़्यादा था, यहाँ पे डी ज़्यादा था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एल ज़्यादा है, तो रेसिमाइजेशन कितना होगा, पहले तो रेसिमाइजेशन बताइए। जब 20% इनेंशियोमेरिक एक्सेस था तब रेसिमाइजेशन 80, जब 0 था तब रेसिमाइजेशन 100, तो जब 40 होगा तो रेसिमाइजेशन 60%। रेसिमाइजेशन 60% रेसिमाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि दोनों 60-60 एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं, है ना, दोनों 60-60 एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंस होगा, तो आपको कैसे करना है, इसमें आप 100 ऐड कर लो और डिवाइड बाय 2 कर लो, दैट विल बी द मेजर इनेंशियोमर। 100 ऐड करो 140 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ 70, और अगर ये 70 है तो ये होगा 30। ऑब्वियस सी बात है, फिर से सोचना, इसमें आप 100 ऐड करो 140 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ 70। 70
यहाँ L लिखा है तो L 70 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है D 30 होगा। तभी तो इसका 30 और इसका 30, दोनों के 30% मिलकर रेसिमाइजेशन करेंगे 60%, और इसके 40 बच जाएंगे, वो L आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपको बोल दे कि 80% तो कर लिया है कि भैया 20% रेसिमाइजेशन हो रहा है, तो इनेंशियोमेरिक एक्सिस कितना होगा 80। सपोज़ कि लाइट को रोटेशन, अच्छा यहाँ मैंने लिखा L है, सपोज़ कि इन्होंने कहा कि लाइट D है, तो 80% D क्या करोगे 180/2, 100 ऐड करो डिवाइड बाई 2 90, तो 90 कौन होगा D, जो ज़्यादा है उसी का रोटेशन आएगा। जो ज़्यादा है, देखो यहाँ कोई ज़्यादा नहीं है, कोई रोटेशन नहीं है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। यहाँ D ज़्यादा है, D के हिसाब से रोटेशन आया है। यहाँ L ज़्यादा है, L के हिसाब से रोटेशन। यहाँ भी L ज़्यादा है, अच्छा यहाँ D ज़्यादा है, तो मेजर इनेंशियोमर, इसको बोलेंगे माइनर इनेंशियोमर। मेजर इनेंशियोमर निकालना है तो 100 ऐड करो डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब ये 90 है तो ऑब्वियसली बात है ये 10 होगा। तो देख लीजिए, इसके 10 को नलीफाई करेंगे, इसके बचेंगे 80, रेसिमाइजेशन होगा 20। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। और फाइनली D दे रखा है, मतलब D एक्सिस में है। तो इनेंशियोमेरिक एक्सिस एक मैथमेटिकल टर्म है जो स्केल्मिक मिक्सचर को बताती है। तो फर्स्ट वाला जो है वो तो है हमारा रेसिमिक मिक्सचर, बाकी सारे स्केल्मिक मिक्सचर हैं। स्केल्मिक मिक्सचर गूगल कर लेना, वैसे ही करते ही होंगे, स्केल्मिक मिक्सचर। ठीक है, नोट्स में ऐड कर देना अपने स्केल्मिक मिक्सचर, अगर नाम पहली बार सुना हो तो। ठीक है, आपके सामने 2 फॉर्मूला और लिखे हैं, 3 फॉर्मूला लिखे हैं बेसिकली। तो परसेंटेज ऑफ मेजर इनेंशियोमर माइनस परसेंटेज ऑफ माइनर इनेंशियोमर, दैट इज इनेंशियोमेरिक एक्सिस। वही हमने किया, 50 - 50 0, 60 - 40 20, 70 मेजर माइनस माइनर, दैट इज 40। ठीक है, वही फॉर्मूले की तरह लिख दिया, आप चाहो तो याद रख सकते हैं। और अगर आपको अमाउंट दे रखा हो तो कैसे निकालना है, अमाउंट ऑफ मेजर माइनस अमाउंट ऑफ माइनर अपॉन टोटल अमाउंट, इससे भी हम लोग इनेंशियोमेरिक एक्सिस निकाल सकते हैं। सिमिलरली इनेंशियोमेरिक एक्सिस निकालने का एक तरीका और है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन अपॉन प्योर इंटू 100। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अब जैसे ये D है ना, अब इसका थीटा क्या होगा उसके लिए फॉर्मूला है। जैसे यहाँ D एक्सेस में है, ज़्यादा है, ठीक है, कितना ज़्यादा है 80% ज़्यादा है, 20% तो रेसिमाइज हो गया, तो D का रोटेशन होगा, थीटा में क्या फ़र्क पड़ेगा। इन सारे स्केल्मिक मिक्सचर के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी तो आ रही है, लेकिन एंगल ऑफ रोटेशन कितना आएगा वो हम लोग स्पेसिफिक थीटा स्पेसिफिक निकाल सकते हैं, अगर हमें थीटा प्योर पता हो तो, या इनेंशियोमेरिक एक्सिस पता हो तो। इनसे रिलेटेड 2 अच्छे से सवाल कर लेते हैं जो एडवांस के लिए थोड़ा मायने रखते हैं। ठीक है, नीट वाले तो देख लीजिए एक बार, फिर भी यहाँ तक आई गए हैं तो। ए मिक्सचर कंटेन 2 इनेंशियोमर, द एक्स्ट्रोरोटेटरी इज 10 मोल्स एंड लेबोरोटेटरी इज 5 मोल्स। तो ऑब्वियसली बात है कि ये रेसिमिक तो नहीं हुआ है ना, 100% रेसिमाइजेशन तो होना नहीं है, एक ज़्यादा है एक कम है, तो हम इसको स्केल्मिक मिक्सचर बोल रहे हैं। ठीक है, फाइंड इनेंशियोमेरिक एक्सिस, कौन ज़्यादा है कौन कम है, कैसे पता लगाएंगे, मेजर माइनस माइनर अपॉन टोटल इनटू 100। ठीक है, इनटू 100 लिखा था फॉर्मूला में, हाँ इनटू 100 लिखा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, मेजर माइनस माइनर अपॉन टोटल इनटू 100, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1/3 है ना, 5/15 दैट इज़ 1/3, तो 100/3 33.33% इनेंशियोमेरिक एक्सिस है। और इनेंशियोमेरिक एक्सिस का फॉर्मूला एक और फॉर्मूला है, अगर स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन निकालना हो मिक्सचर का तो प्योर वाला थीटा आपको पता होना चाहिए, और प्योर वाले थीटा के साथ आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं ये जो अभी आपको मैंने बताया, कौन सा फॉर्मूला था, इनटू 100 इसमें भी है। थीटा स्पेसिफिक अगर आपको निकालना है प्योर इनटू 100, तो यहाँ भी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। थीटा स्पेसिफिक आपको निकालना है और इनेंशियोमेरिक एक्सिस आपने निकाल दिया है, तो 33.3% इक्वल्स टू थीटा स्पेसिफिक हमें निकालना है, और प्योर हमें गिवन है दैट इज़ 40। मेजर का, मेजर कौन है, देखो यहाँ पे चालाकी करते हैं ये लोग, मेजर कौन है, डेक्स्ट्रो वाला मेजर है, और दिया किसका है, माइनस का, मतलब लेवो का। तो यहाँ दिमाग ये लगाना है कि डेक्स्ट्रो मेजर है ना, तो फाइनल जो आंसर आएगा थीटा स्पेसिफिक वो मेजर का ही होगा। ये -40 है लेवो रोटेटरी का, उसी का इनेंशियोमर होगा तो उसका +40 होगा।
तो ये कन्फ्यूज़न करने के लिए इस तरह के सवाल ऐड कर देते हैं वो लोग, मतलब क्वेश्चन में जानबूझ के ऐड कर देते हैं ताकि बच्चा परेशान होता रहे। थीटा स्पेसिफिक कितना आ जाएगा, 33.33 इंटू 40, ठीक है, इंटू 40, दैट इज़ 1332 अपॉन 100, ऐसे कुछ होगा ना, ये इधर मल्टीप्लाई और ये अपॉन में। तो 33.33 को मल्टीप्लाई किया 40 से तो 1333 अपॉन 100, अपॉन 100 है ना, तो अपॉन 100 से कितना आएगा 13.332, और ये प्लस में होगा, ध्यान रहे ये प्लस में होगा। ये प्लस में क्यों होगा, क्योंकि लेवोरोटेटरी 5 मोल थे और डेक्स्ट्रो वाले 10 मोल थे, जो ज़्यादा थे तो फाइनल मिक्सचर उसी एंगल ऑफ रोटेशन में होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। लेवो ज़्यादा होता तो माइनस होता, और डेक्स्ट्रो ज़्यादा है तो मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन प्लस में होगा। यहाँ तक ठीक है। एक सवाल और है जो फॉर्मूला मैंने अभी तक बनाया नहीं है, अभी बना देते, बहुत ईजी है। अब यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इनेंशियोमर्स की नहीं, अभी तक तो जो हम मिक्सिंग कर रहे थे ना वो इनेंशियोमर्स की कर रहे थे। दोनों इनेंशियोमर बराबर हैं तो रेसिमिक, दोनों इनेंशियोमर बराबर नहीं है तो स्केल्मिक। ए मिक्सचर कंटेन 2 कायरल स्पीसीज, 2 अलग अलग कायरल स्पीसीज है इन इक्वल अमाउंट, एंगल ऑफ रोटेशन फॉर बोथ इज 20 एंड 40। ऑब्वियसली बात है 20 एंड 40, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर तो नहीं है भैया। इनेंशियोमर होता ना तो +20 -20 होता, या -40 +40 होता, तो ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर नहीं है। तो यहाँ पे इनेंशियोमेरिक एक्सिस वाली तो बात ही पैदा नहीं होती, मतलब इनेंशियोमेरिक एक्सिस तो कोई पूछेगा भी नहीं। पूछा क्या है, फाइंड ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन फॉर द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, ये जो ऑब्जर्व्ड है ना वो बेसिकली एवरेज है, एवरेज ही आएगा, एवरेज थीटा क्या आएगा, अमाउंट इंटू थीटा, दोनों इक्वल है तो इसको x मान लिया, ठीक है, और ये इसका एंगल ऑफ रोटेशन 20 प्लस दूसरे को भी x मान लिया क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम है ना, क्वेश्चन में बोला है कि सेम अमाउंट इक्वल अमाउंट, तो इसको भी x मान लिया, और इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना है 40 अपॉन टोटल अमाउंट 2x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20x, यहाँ पे साइन का ध्यान रखेंगे, जो साइन है वो साइन रखना है, -20x अपॉन 2x, दैट इज़ कितना आया -10 डिग्री। तो इक्वल अमाउंट में हमने जब इन दोनों को मिक्स किया है तो फाइनल जो मिक्सचर होगा वो -10 डिग्री रोटेशन शो करेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, और बस सिर्फ 2 ही टॉपिक बचे हैं और फिर फाइनली हम लोग आइसोमेरिज्म को ख़त्म करेंगे। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे काफ़ी लेंदी चल रहा है, तो बेटा ठीक है ना, आपको अगर छोटे छोटे टॉपिक जिसमें आपको दिक्कत आती है उसके लिए हर एक के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है, ये देखिए और सवाल कीजिए, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस करिए, पुराने क्वेश्चन करिए, खूब सारी प्रैक्टिस करिए, खूब सारा रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।